हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। करियर पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। मैं अंशुल आज आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन पॉलिटी का नया लेक्चर। तो इंडियन पॉलिटी के आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं यूनियन लेजिस्लेचर। यूनियन लेजिस्लेचर यानी कि जो हमारा पार्लियामेंट है। तो आज हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्या होता है पार्लियामेंट, उसमें क्या क्या आते हैं। तो इन सब के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो हमारी पहुंच सके। तो चलिए हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं हम दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का बैच चल रहे हैं, हमारा श्योर सिलेक्शन का बैच। तो अगर आपने पुरानी वीडियोज़ हमारी इंडियन पॉलिटी की, हिस्ट्री की या फिर उसके साथ साथ जो हमारा स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीके हम ऐसे कैसे कवर कर रहे हैं, स्टैटिक जीके हम कर रहे हैं हमारा स्टेट वाइज, यानी पूरे इंडिया का डाटा एक साथ ना उठा करके एक एक स्टेट का उठा रहे हैं ताकि हर स्टेट के व्यक्ति को, हर स्टेट के बच्चे को भी अलग से उसका भी फ़ायदा मिल सके। जो स्टेट के एग्जाम्स वगैरह हैं उनमें भी फ़ायदा उनको मिल सके, तो इसलिए हम स्टेट वाइज डाटा आपका उठा रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी इंडियन हिस्ट्री है, उसका हमारा एंशियंट पार्ट हमारा पूरा हो चुका है। तो हम कल जो ट्यूसडे होगा, ट्यूसडे से हम शुरू करने वाले हैं हमारा जो मिडिवल वाला पार्ट है वो हम शुरू करने वाले हैं। तो अगर आपने एंशियंट के लेक्चर्स नहीं देखे तो आप एंशियंट के लेक्चर्स वहाँ देख सकते हैं जाकर के। जितने भी हिस्ट्री के लेक्चर्स अभी तक हमने करवाए हैं वो सभी एंशियंट के थे। और अगर आप अभी आज नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा मिडिवल हिस्ट्री का जो सेशन शुरू होने वाला है वो हमारा ट्यूसडे से शुरू होने वाला है। और इसके बाद हमारा जो स्ट्रैटेजी का होगा हमारा मंडे को, उसके बाद हमारा एंशिएंट हिस्ट्री के बाद मिडिवल हम स्टार्ट करेंगे ट्यूसडे को। तो चलिए आज का लेक्चर पर हम आते हैं वापस। आज हम क्या करवाने वाले हैं, आज हम करवाने वाले हैं पार्लियामेंट के बारे में। तो हम डिस्कशन करेंगे पार्लियामेंट क्या होता है, उसके क्या क्या भाग होते हैं और क्या क्या उसमें आगे प्रोविजंस वगैरह होते हैं। तो पार्लियामेंट पहली बात तो 3 चीज़ों से मिलकर बना है। कौन सी 3 चीज़ें हैं। पहला लोकसभा, सेकंड राज्यसभा और थर्ड क्या हो गया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो क्या होते हैं ये सभी इंटीग्रल पार्ट होते हैं जो पार्लियामेंट होती है हमारी। जो लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया और प्रेसिडेंट हो गया। जो प्रेसिडेंट है वो इनका कोई मेंबर नहीं होता है, ना लोकसभा का ना राज्यसभा का। बस एक क्या होता है, एक इकाई होती है। तीनों जो ये होते हैं राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट, वो सभी पार्ट होते हैं पार्लियामेंट के अंडर, इनको गिना जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, इसलिए इसको कह देते हैं कि जो हमारा प्रेसिडेंट है वो क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि इन दोनों का मेंबर नहीं होता है, लोकसभा का मेंबर नहीं होता है, राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। लेकिन अगर हम पार्लियामेंट को गिनेंगे तो पार्लियामेंट में राष्ट्रपति को गिना जाएगा। ना ही ये राष्ट्रपति किसी भी हाउस में बैठता है, कहीं नहीं बैठता है, ना किसी का मेंबर होता है, ना कहीं वोटिंग करता है। लेकिन फिर भी पार्लियामेंट का क्या होता है, एक अभिन्न अंग होता है। तो ये होगा हमारा पार्लियामेंट के बारे में। अभी इसमें एक एक करके देख लेते हैं। लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है। प्रेसिडेंट के बारे में हम आपको करवा चुके हैं पहले ही, तो अभी एक एक करके लोकसभा राज्यसभा देखते लेते हैं आज। तो लोकसभा क्या होती है, लोकसभा होती है हाउस ऑफ पीपल, यानी कि जो लोग, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, लोकसभा लोगों की सभा। तो लोकसभा यानी इसका दूसरा नाम क्या है, हाउस ऑफ द पीपल। ये में इसका दूसरा नाम भी है जो हमारा लोकसभा है, और इसको लोअर हाउस भी कहते हैं। तो 3 नाम हो गए हमारे लोकसभा के, लोकसभा, लोअर हाउस और हाउस ऑफ द पीपल। अभी इसमें क्या है, इसमें टोटल कितने मेंबर्स हो सकते हैं, क्या कुछ होता है, उसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो इसमें टोटल हमारे कितने होते हैं, मैक्सिमम जो संविधान में बताया गया है कि इसमें मैक्सिमम 552 मेंबर्स हो सकते हैं। उनको कैसे कैसे डिवाइड करेंगे हम, कौन से मेंबर, कितने मेंबर कहाँ होंगे, तो उनको डिवाइड करेंगे हम स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरी में और नॉमिनेटेड मेंबर्स में। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्टेट्स, फिर होगा यूनियन टेरिटरीज,
थर्ड होगा नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो स्टेट्स में कितने मेंबर होते हैं हमारे, जो 530 मेंबर्स हैं मैक्सिमम वो सिलेक्ट होकर आ सकते हैं। मतलब कि जो हम 530 मेंबर्स हैं उन्हीं को आपस में स्टेट्स में डिवाइड करेंगे, इससे ज़्यादा मेंबर्स किसी भी स्टेट में नहीं दे सकते। मतलब सबका ओवरऑल जो मिला करके सम होगा स्टेट्स का, वो सम 530 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ऐसा करके उनके जो सीट्स का एलोकेशन है वो होता है। और इसी तरह यूनियन टेरिटरी में कितने होते हैं, यूनियन टेरिटरी में हमारी 20 मेंबर्स टोटल हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम यूनियन टेरिटरीज को दे सकते हैं। उसके साथ साथ जो नॉमिनेटेड मेंबर है, 2 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के बारे में मैं पहले भी 3-4 बार बता चुका हूं। क्या होते हैं, जो अंग्रेज थे, अंग्रेज क्या हो गए, कुछ अंग्रेज यहाँ बस गए या फिर उनके क्या है जो मतलब एक तरह सक्सेसर्स हैं, आगे आने वाली क्या है जो यहाँ पे बस गए हैं इंडिया की, उन्होंने नागरिकता ले ली है, उनको एंग्लो इंडियन कहा जाता है। यानी जिनके पूर्वज अंग्रेज थे उन वो जो अभी क्या हो गए हैं इंडियन हो गए हैं, उनको एंग्लो इंडियन कहा जाता है। तो इससे 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। नॉमिनेट कौन करता है इनको नॉमिनेट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इन 2 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अभी नॉमिनेट हो गए तो नॉमिनेट के अलावा जितने भी ये बच गए हमारे, यानी कि जो 550 मेंबर हैं, ये सभी डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। इलेक्टेड बाय पीपल ऑफ इंडिया। यानी कि जितने भी मेंबर्स हैं 530 तो स्टेट्स के, 20 मेंबर हो गए हमारी यूनियन टेरिटरीज के, ये सभी 550 के 550 डायरेक्टली इलेक्ट होकर आएंगे। आपको पता भी है लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं तो हम डायरेक्टली क्या है इनको चूज करते हैं और इनको इलेक्ट करके हम लोकसभा में भेजते हैं। तो ये हो गए डायरेक्टली इलेक्ट होकर आते हैं। और एक और बात, इनका टाइम पीरियड कितना होता है, लोकसभा के जितने मेंबर्स हैं तो लोकसभा के मेंबर्स का मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या होता है, 5 ईयर्स होता है। यानी एक बार सिलेक्ट होने के बाद वो मैक्सिमम 5 साल तक क्या है लोकसभा में अपना बैठ सकते हैं। वहाँ पे क्या है अपनी कार्रवाई में अपना जो मतलब मंत्री क्या है मंत्री के तौर पर या फिर एक तरह से मेंबर के तौर पर पार्लियामेंट के वहाँ पे बैठ सकते हैं। इनके क्या है कार्यकाल होता है 5 साल का। 5 साल के बाद अगर उनको दोबारा वहाँ जाना है तो दोबारा इलेक्ट होकर के उनको लोगों के थ्रू वहाँ पे जाना होगा। तो ये हो गया हमारा लोकसभा के बारे में थोड़ा सा, एक की भी कितने क्या कुछ मेंबर होते हैं यहाँ तक नोट कर लीजिए। अभी नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, लोकसभा का स्पीकर। तो लोकसभा का स्पीकर कौन होता है, क्या होता है, उसकी पोस्ट क्यों बनाई गई है, इन सब के बारे में भी देखने वाले हैं। तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा, स्पीकर की पोस्ट का काम क्या काम होता है, क्या ऑफिस उसमें क्या काम होता है, इसका काम होता है टू प्रिसाइड ओवर द सेशन ऑफ लोकसभा। तो जो लोकसभा की कार्रवाई होती है, लोकसभा का जो सेशन होता है उसको प्रिसाइड ओवर करता। प्रिसाइड ओवर करना का मतलब क्या है, वहां पर सबसे ऊपर किसका काम चलता है, भी क्या कुछ कार्रवाई होनी है आज, क्या कुछ आप कौन सा बिल पेश करोगे कौन सा नहीं करोगे, तो वो सब किसकी मंजूरी से चलता है, हमारा प्रिसाइड ओवर। यानी कि एक तरह से उस जो मीटिंग होगी, जो लोकसभा का स्पीकर का मतलब क्या हो गया, जो लोकसभा का हेड हो गया एक तरह से, वो कौन होगा, हमारा जो स्पीकर होगा वो होगा लोकसभा का हेड। और सभी कार्रवाई क्या है उसी की देख रेख में क्या है वो चलेगी कार्रवाई। तो ये कहाँ से सिलेक्ट होता है, सिलेक्टेड among the members itself। यानी कि जो लोकसभा के मेंबर्स हैं जितने भी सिलेक्ट होकर आए हैं, मान लो अभी 2019 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें जो लोकसभा के मेंबर्स सेलेक्ट होकर आए थे, उन सभी में से ही आपस में क्या है वो सभी मेंबर्स आपस में वोटिंग वगैरह के थ्रू क्या करेंगे, जो लोकसभा का स्पीकर होगा उसको सिलेक्ट करेंगे, उसको इलेक्ट करेंगे। तो ये हो गया सिलेक्ट किया जाता है कहाँ से, जो लोकसभा के जो अभी मेंबर्स हैं अभी फिलहाल में, उन्हीं के थ्रू क्या है ये सिलेक्शन होता है।
तो ये होता है हमारा स्पीकर की पोस्ट। स्पीकर में क्या होता है, इसका भी कार्यकाल क्या होता है, उतना ही होता है जितना क्या होता है 5 साल का कार्यकाल होता है जब तक क्या है नई सरकार बनती है। तो अगर उससे पहले भी क्या है चाहे तो वो लोग इनको हटा सकते हैं। इसमें एक और पॉइंट देख लीजिए, इसमें एक और पोस्ट होती है हमारी जिसका नाम होता है स्पीकर प्रोटेम। तो प्रोटेम स्पीकर क्या होता है उसके बारे में देख लीजिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए। मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि यहाँ पे हमारे लिए जगह बन जाए थोड़ी सी। इसको मैं दोबारा ही लिख देता हूँ ऊपर आपके लिए ताकि कन्वीनियंस हो आपको और समझने में दिक्कत ना हो। तो स्पीकर प्रोटेम यानी इसको प्रोटेम स्पीकर भी कहते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर क्या होता है भाई, अगर मान लो क्या है 2019 में अभी इलेक्शन हुए हैं तो उस टाइम पर क्या है जो मेंबर, क्योंकि जो स्पीकर होता है लोकसभा का वो क्या होता है उन्हीं मेंबर्स में से चुनकर आता है जो मेंबर क्या है वहाँ पे सिलेक्ट होकर आए। तो अभी इलेक्शन होगा तो क्या होगा, नए मेंबर चुनकर आएंगे और जो पहला स्पीकर था वो भी एक तरह से क्या है मेंबर है लोकसभा का, तो उसका भी क्या होगा, उसका भी कार्यकाल वहाँ पे खत्म हो जाएगा 5 साल में। तो उसकी जगह नया स्पीकर आने तक मान लो जब तक 2019 की सिलेक्ट हो गई, उसके बाद क्या है सेशन, फर्स्ट सेशन हुआ। फर्स्ट सेशन में तो ये तो है नहीं भी सेशन बुलाने से पहले ही किसी को इलेक्ट कर लेंगे। तो सेशन बुलाने तक सेशन आएगा, पहला सेशन क्या होगा हमारा लोकसभा का हेल्ड होगा और उसमें डिसाइड किया जाएगा कि मतलब क्या कौन है जो स्पीकर है और नया कौन चुना जाएगा। उसके बारे में डिसीजन कहाँ पे होगा, जो हमारा स्पीकर होगा उसके जो हमारा सेशन होगा फर्स्ट सेशन लोकसभा का उसमें होगा। तो इतने कौन कार्यवाही को हेड करेगा, इतने करेगा हमारा स्पीकर प्रोटेम। तो जब तक नया स्पीकर हमारा चुनकर नहीं आ जाता तब तक कौन करेगा, जो स्पीकर प्रोटेम की पोस्ट है एक तरह से वो अपने आप बन जाएगी, ऑटोमेटिकली बन जाएगी। और नया जब बन जाएगा तो उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ये पोस्ट जो हमारी खत्म हो जाएगी। तो ये क्या होता है, स्पीकर प्रोटेम का काम क्या होता है, स्पीकर का प्रोटेम का काम सिर्फ इतना होता है जब तक नया व्यक्ति चुनकर नहीं आता, नया स्पीकर लोकसभा का नहीं चुना जाता, तब तक कौन करेगा उसका कार्रवाई को जो प्रेसाइड ओवर करेगा कौन करेगा, स्पीकर प्रोटेम होगा। इसके बारे में एक फैक्ट है कि जो ये स्पीकर होता है ये क्या होता है, एल्डेस्ट मेंबर। जो लोकसभा के मेंबर्स चुनकर आए हैं, जो मान लो 2019 में अभी चुनकर आए थे, तो जितने भी मेंबर्स नए चुनकर आए हैं उनमें से जो सबसे एल्डेस्ट होगा भाई उम्र के अनुसार जो सबसे बड़ा होगा उसको क्या बना दिया जाएगा, उसको ऑटोमेटिकली स्पीकर प्रोटेम बना दिया जाएगा। और इनको कौन बनाता है, इनको बनाता है प्रेसिडेंट के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। और जैसे ही हमारा नया स्पीकर जो चुन लिया जाता है 200 सेशन में हमारा जो मेंबर्स है सभी के द्वारा, तो इस पोस्ट को अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है और अपना जो चार्ज है वो संभाल लेते हैं जो नया स्पीकर हमारे होते हैं। अभी लोकसभा के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो देख लीजिए, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। स्पीकर प्रोटेम क्या होता है कि जो एल्डेस्ट मेंबर चुनकर आके आता है नई लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में, नया लोकसभा का जो सेशन होता है, इलेक्शन होता है, उसके बाद जो मेंबर्स चुनकर आते हैं उनमें सबसे जो एल्डेस्ट होता है वो स्पीकर प्रोटेम का क्या है रोल निभाता है जब तक कि नया कोई स्पीकर क्या है चुन नहीं लिया जाता। और इसको स्पीकर प्रोटेम को कौन अपॉइंट करता है, हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो चलिए अभी लोकसभा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो क्या है पहला पॉइंट हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या कर रहा है इसमें, पहला पॉइंट कह रहा है कि नो कॉन्फिडेंस जो मोशन होता है कि भी अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है कि आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके पास इतनी मेजोरिटी नहीं है कि आप लोकसभा में क्या है वहाँ की क्या है लोकसभा के मेंबर बन सकते हैं, मतलब लोकसभा के जो सरकार बना सकते हैं। इसलिए उसकी सरकार के लिए क्या होती है, जो लोकसभा के 5 जितने मेंबर हैं 558 जैसे टोटल अलॉट हैं, तो उनके जो मिनिमम 50% है, तो 50% से प्लस आपको वोटिंग चाहिएगी और तभी आप क्या है वहाँ पे आपने जो सरकार चला सकते हैं, प्रधानमंत्री बना सकते हैं, मंत्री परिषद वगैरह बना सकते हैं। तो इस तरह इसको कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन की भी आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इस तरह से जो अपोजिशन होता है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करता है कि आपके पास क्या है नहीं है, आपके पास टोटल जो मेजोरिटी नहीं है, आप उसको साबित कीजिए मेजोरिटी को। और अगर आप साबित नहीं कर पाए तो इलेक्शन दोबारा होंगे या फिर जो उस टाइम पर जो मेजोरिटी पार्टी होगी या फिर जो बड़ी पार्टी होगी उसको वहाँ पर मौका दिया जाएगा कि आप सरकार बना दीजिए। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो कहाँ पास किया जा सकता है, सिर्फ ओनली इन लोकसभा, क्योंकि जो सरकार होती है सरकार के मेंबर्स कहाँ से चुनकर आते हैं, लोकसभा से चुनकर आते हैं।
और इसीलिए जो सरकार है वो उसको गिराना भी कहाँ है, अगर गिरानी है सरकार कि भी यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं है इनके पास, क्या नहीं है, सहमति नहीं है पूरी तरह से, तो उसको क्या है वहीं से गिराया जाएगा, लोकसभा से ही गिराया जाएगा। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, जितने भी मनी बिल हैं एंड फाइनेंशियल बिल्स, यानी पैसे से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं, कोई भी मैटर हो, चाहे छोटे पैसे थोड़े पैसे से रिलेटेड है या फिर करोड़ों से रिलेटेड है, तो उसको कहाँ पे पास किया जाएगा, उसको पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, जो मतलब हमारे लोकसभा है, लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। उसके ऊपर कार्रवाई कहाँ चलेगी, सिर्फ लोकसभा में स्टार्टिंग हो सकती है उसकी। वही क्या है, मतलब उसको राज्यसभा में आप पेश नहीं कर सकते कि भी हम मनी बिल पेश कर रहे हैं और पहले राज्यसभा में पास कर दिया, नहीं, पहले लोकसभा में पास करवाना होगा, उसके बाद राज्यसभा में कोई मैटर जाएगा मनी बिल से रिलेटेड या फिर फाइनेंशियल बिल से रिलेटेड। और इसी तरह जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही चलेगा, उसका राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं है। राज्यसभा में वो मोशन जो कहीं भी नहीं जाएगा, सिर्फ लोकसभा में रहेगा, वहीं पेश किया जाएगा और वहीं पर उसको पास कर दिया जाएगा। तो अगर नॉन कॉन्फिडेंस कोई क्या है पास कर लेता है कि भी हाँ मेरे पास कॉन्फिडेंस है, तो सरकार बनी रहती है उनकी, और अगर उनके पास टोटल मेंबर्स नहीं मिलते हैं जितने चाहिए होते हैं मेजोरिटी के लिए, तो उनको सरकार वहाँ से हटना पड़ेगा। थर्ड क्या है कि जो सिर्फ लोकसभा है, अगर लोकसभा में ज्वाइंट सेशन चल रहा है मान लो दोनों सभाओं का, और लोकसभा के मेंबर्स क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं कि हम क्या करेंगे, जो हमारा अभी नेशनल इमरजेंसी मान लो पहले चल रही है, तो अगर नेशनल इमरजेंसी की घोषणा राष्ट्रपति ने कर रखी है और ज्वाइंट सीटिंग में लोकसभा, किसमें, ज्वाइंट सीटिंग में, ज्वाइंट सीटिंग का मतलब है जहां लोकसभा और राज्यसभा के दो मेंबर्स दोनों इकट्ठे बैठे हो, तो अगर लोकसभा में क्या कर देता है, पास कर देता है कि जो नेशनल इमरजेंसी है उसको रिवोक करना है। रिवोक करना का मतलब क्या हो गया, उसको खत्म करना है, बर्खास्त करना है, तो वहां पे वहीं पे क्या हो जाती है, नेशनल इमरजेंसी बर्खास्त हो जाती है। यानी कि जो लागू कौन करता है, हमारे प्रेसिडेंट लागू करते हैं। तो प्रेसिडेंट ने नेशनल इमरजेंसी लागू कर रखी है, काफी टाइम से चल रही है, और अभी क्या हो गया, अभी सरकार चाहती है कि हम नेशनल इमरजेंसी को हटा दे, तो लोकसभा क्या होगा, जो ज्वाइंट सीटिंग होगी वहां पे जो लोकसभा के मेंबर्स हैं वो क्या करेंगे, उसको नेशनल इमरजेंसी के खिलाफ जो रिवोक करना है उसको बिल को पास करेंगे, और उसको क्या है, नेशनल इमरजेंसी क्या हो जाएगी, फिर वो बर्खास्त हो जाएगी। और क्या होगा, फिर प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि डिक्लेरेशन कौन करेगा, डिक्लेरेशन अगर नेशनल इमरजेंसी चालू करनी है, बंद करनी है, तो उसका डिक्लेरेशन हमेशा प्रेसिडेंट करेंगे। तो फिर क्या होगा, प्रेसिडेंट से मजबूर है, अगर लोकसभा ने पास कर दिया तो प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा, उसको नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि अभी नेशनल इमरजेंसी जो है वो खत्म कर दी जाती है। तो ये हो गया हमारा लोकसभा के बारे में कुछ पॉइंट्स हो गए। अभी राज्यसभा के बारे में देख लेते हैं, चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, जो अपना स्क्रीनशॉट है या फिर नोट्स बनाने हैं वो अपना कर लीजिए। तो चलिए अभी लोकसभा का हो गया हमारा, लोकसभा का हो गया, राज्यसभा में बढ़ते हैं। लेकिन राज्यसभा से बढ़ने से पहले मेरे पास एक कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए और इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। जो जीवी मालवंकर हैं उनको कहा जाता है फादर ऑफ लोकसभा। तो फादर ऑफ लोकसभा की उपाधि मिली है उसको जीवी मावलंकर जी को, और उनको ये उपाधि किसने दी थी, वो उपाधि दी थी बाय जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने इनको उपाधि दी थी कि फादर ऑफ द लोकसभा होगा, और यही क्या है, यही क्या थे, फर्स्ट जो स्पीकर थे ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा के पहले स्पीकर हमारे कौन थे, जीवी मावलंकर जी थे, और उनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ लोकसभा कहा जाता है। अभी एक और पॉइंट हमारा फर्स्ट वुमेन के बारे में पूछ लेते हैं। फर्स्ट वुमेन स्पीकर कौन थी लोकसभा की, फर्स्ट वुमेन स्पीकर थी हमारी मीरा कुमार। तो ये दो पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए कि पहले जो जीवी मावलंकर जी हैं वो क्या होंगे, वो हमारे फादर ऑफ लोकसभा हैं, उनको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या है, इसको ये उपाधि दी गई थी, और ये फर्स्ट स्पीकर भी थे लोकसभा के हमारे। और फर्स्ट वुमेन स्पीकर हमारी कौन थी, मीरा कुमार थी, उनका भी नाम आपको याद रखना होगा। चलिए ये हो गया हमारा लोकसभा से इंपॉर्टेंट दो पॉइंट बच गए थे, इनको स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन में कई बार पूछ लिए जाते हैं। अभी हमारा हो गया राज्यसभा।
अपर हाउस भी कहते हैं इसको, राज्यसभा भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी इसको कहते हैं। तो ये तीनों नाम किसके हैं, हमारे राज्यसभा के नाम है। इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है इसकी 250। और 250 में से कितने कितने मेंबर किसके होते हैं, 250 में से जो 238 मेंबर हैं वो होते हैं स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज से। तो टोटल मेंबर्स कितने होते हैं यूनियन टेरिटरी और स्टेट से मिला करके 238 मेंबर्स हमारे मैक्सिमम हो सकते हैं। ये मैक्सिमम है, प्रेजेंट सिचुएशन नहीं है, ये मैक्सिमम सिचुएशन है। अभी प्रेजेंट सिचुएशन भी इतनी हो सकती है, लेकिन आपको अगर बढ़ाने हैं मेंबर्स तो मैक्सिमम आप कितना कर सकते हैं, 250 मेंबर कर सकते हैं। और जितने जो 12 मेंबर्स हो सके वो क्या होते हैं, वो होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स। नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। ये मेंबर्स कौन से होते हैं, जैसे मैंने बताया था लोकसभा में क्या होते हैं, जो 2 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, वो सभी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते हैं। तो ये होते हैं स्कॉलर्स, कि वे अपने जो फील्ड में विद्वान होते हैं। कौन से फील्ड में, आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल साइंस। तो आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल साइंस के जितने भी जो स्कॉलर्स हैं एक तरह से अपनी फील्ड में, उनको क्या है, जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं वो नॉमिनेट करते हैं और इनको क्या बनाते हैं, हमारा जो मेंबर्स हैं 12 मेंबर्स को क्या करता है, नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। इसमें से अभी जो 12 मेंबर है, अभी जितने भी ये 250 के 250 मेंबर हैं, ये सभी कोई भी एक भी व्यक्ति इसमें क्या है, नो मेंबर इज डायरेक्टली इलेक्टेड। तो एक भी व्यक्ति डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होता है। इनको कहां से इलेक्ट किया जाता है, जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं या लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, जो स्टेट के मतलब जो वो मेंबर्स हैं चुन करके आए गए हैं, जो वो ही क्या करते हैं, स्टेट के जो इसमें लेजिस्लेटिव असेंबलीज ही आएगा सिर्फ। तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं वो सभी अपने अपने स्टेट के जितने भी, मान लो अभी हरियाणा में क्या है, हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की हमारे 5 सीटें हैं। तो 5 के 5 मेंबर्स कहाँ से चुनकर आएंगे, जो हरियाणा की लोकसभा के जो है विधानसभा है उसके मेंबर्स उसको क्या करेंगे, उनको सिलेक्ट करेंगे, इलेक्ट करेंगे और उनको चूज करके वहां पे भेजेंगे, कहाँ पे, जो राज्यसभा है। तो इसमें एक भी मेंबर, जितने मेंबर है 250 के 250 मेंबर, 238, ये 12 तो होगा तो सीधा पता आपको नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। और जो 238 मेंबर है उनको जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है वो वहां से क्या है, उनको चुना जाता है। और उनके जो मेंबर्स जो मतलब क्या हो गया, जो प्रोपोर्शनल का सिस्टम होता है वोटिंग का, उसके थ्रू उनको चुना जाता है। तो ये क्या होता है, इनका कार्यकाल कितना होता है, इनका कार्यकाल होता है 6 साल का, 6 ईयर्स का इनका कार्यकाल होता है। और हर 2 साल में, एवरी 2 ईयर, अब एवरी सेकेंड ईयर 1/3 मेंबर्स क्या कर जाते हैं, रिटायर कर जाते हैं। यानी कि जो मान लो 250 मेंबर हैं तो 1/3 मेंबर कितने हो जाएंगे, हमारे तकरीबन 80 के आसपास मेंबर हो गए। तो वो हर 2 साल में एक तिहाई मेंबर जो क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं और उनको दोबारा से चुना जाता है। तो हर 2 साल में क्या होती है, यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा में वोटिंग होती है। तो हर 2 साल में कितने, तकरीबन 80 मेंबर के आसपास वहाँ पर दोबारा चुने जाते हैं, उनको रिटायर हो जाता है। तो 6 साल का इनका कार्यकाल होता है। नॉमिनेटेड मेंबर 12 होते हैं, 238 मेंबर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से मिलाकर के होते हैं। और ये सभी डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते हैं, सभी जो स्टेट से इलेक्ट होकर के आते हैं। और यहाँ पे क्या है, ये सभी मैक्सिमम स्ट्रेंथ बता दी मैंने। स्कॉलर्स होते हैं ये 12 मेंबर जो नॉमिनेट किए जाते हैं, आर्ट के, लिटरेचर के, साइंस के, सोशल साइंस फील्ड के अपने जो स्कॉलर हैं, महारथी, वो होते हैं। अभी यहाँ के इसके क्या होता है, जो चेयरमैन होते हैं, यहाँ पे स्पीकर नहीं होता, यहाँ पे चेयरमैन होता है जो प्रेसिडेंट करता है राज्यसभा की जो सेशंस हैं उनको प्रेसाइड करता है। उसका काम किसका होता है, वो हमारा चेयरमैन होते हैं। तो चेयरमैन क्या होते हैं इसके बारे में आपको पता है, हमने वाइस प्रेसिडेंट के टॉपिक में बताया था कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही क्या होते हैं, चेयरमैन कौन होते हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन।
ये हो गया हमारा चेयरमैन से रिलेटेड। अभी यहाँ पे एक दो पॉइंट हो रहा है मिक्स मेन वो मैं बता देता हूँ आपको। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा, तो पहला पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि इट इज ए परमानेंट हाउस एंड हेंस कांट बी डिसॉल्व्ड। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो क्या है, जैसे लोकसभा में क्या होता है, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके पास मेजोरिटी नहीं है, तो आप सरकार नहीं चला सकते। आपको क्या है वहीं पे क्या हो जाएगा, उसको जो लोकसभा का सेशन होगा उसको क्या कर दिया जाएगा, लोकसभा को ही, पूरी लोकसभा को क्या कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा, डिजोल्व कर दिया जाएगा। तो डिजोल्व होने के बाद क्या होगा, दोबारा इलेक्शन होंगे और सभी के सभी मेंबर्स दोबारा चुन करके आएंगे। लेकिन यहाँ पे राज्यसभा में क्या होता है, जैसे कि आप सभी को पता ही है, लोकसभा में परमानेंट मेंबर नहीं है, जो लोकसभा परमानेंट हाउस नहीं है, लेकिन जो राज्यसभा है वो क्या है, हमारा परमानेंट हाउस है और इसको डिजोल्व नहीं किया जा सकता। इसके अगर आपके पास सरकार के पास मोशन नहीं है, कॉन्फिडेंस मोशन नहीं है, मेजोरिटी नहीं है, तो भी राज्यसभा क्या है चलती रहेगी और राज्यसभा को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसके मेंबर्स क्या होते हैं, हर 2 साल में इलेक्ट होकर आते हैं और वो स्टेट्स के थ्रू इलेक्ट होकर आते हैं, वो डायरेक्टली पीपल के थ्रू इलेक्ट होकर के नहीं आते हैं। तो इसलिए ये क्या होता है, एक परमानेंट हाउस होता है और उसको डिजोल्व नहीं किया जा सकता। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है इसमें, कि अगर जो राज्यसभा है वो स्पेशल मेजोरिटी से किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर जो नेशनल इंटरेस्ट में हो उसको पास कर देती है, किसके साथ, स्पेशल मेजोरिटी के साथ अगर पास कर देती है, तो पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा राज्यसभा दोनों मिला करके, तो पार्लियामेंट के पास ये पावर आ जाती है, पार्लियामेंट क्या हो जाती है, एम्पावर्ड हो जाती है कि उसके ऊपर कोई भी कानून है, कोई भी लॉ है, टू मेक एनी लॉ और प्रोविजन। यानी कि इस लाइन का मतलब क्या हो गया, कि अगर राज्यसभा ने किसी भी जो सब्जेक्ट है, कोई भी नेशनल इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, उसको पास कर दिया, किसके साथ, स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, एक तो सिंपल मेजोरिटी होती है जिसमें क्या होता है, आप 50% से ज़्यादा वोट ले लीजिए, आप मेजोरिटी होगी। लेकिन स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, कई बार हो जाता है भाई 2/3 आपको वोट चाहिए होंगे, तो हर बार सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग होती है। तो जैसा सिचुएशन में बताया गया है वैसे अगर स्पेशल मेजोरिटी आपके पास है राज्यसभा के पास, और अगर वो किसी भी सब्जेक्ट को नेशनल इंटरेस्ट में, जो नेशनल इंटरेस्ट यानी देश हित में अगर कोई सब्जेक्ट है, कोई भी क्या है कानून वगैरह बनाना है, उसको पास कर देती है स्पेशल मेजोरिटी के साथ राज्यसभा, तो पार्लियामेंट के पास ये पावर बन जाती है कि वो क्या कर दे, उसके ऊपर कोई भी लॉ है, प्रोविजन है, वो बनाना है, तो उसके पास पार्लियामेंट के पास वो पावर आ जाती है। तो ये हो गया हमारा पावर। उसके बाद एक और पावर बच गई हमारी राज्यसभा की, इसी से रिलेटेड है, इसी में बता देता हूँ मैं यहाँ पे, ये सिर्फ यहीं तक है। हाँ, इसमें बस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर राज्यसभा स्पेशल मेजोरिटी से क्या है, कोई भी मान लो क्या है नेशनल इंटरेस्ट में क्या पास कर देती है, कि टू मेक एनी ऑल इंडिया सर्विस, तो यहाँ पे मेक वर्ड अच्छा नहीं रहेगा, मेक की जगह क्रिएट आएगा, कि अगर क्या है कोई भी ऑल इंडिया सर्विस क्या होती है, जैसे आईएएस हो गया, तो इस तरह से क्या है आईपीएस हो गया, तो इस तरह से जो आईएएस है, आईपीएस है, उनको सिविल सर्विसेज कहते हैं, तो वो क्या होती है, एक ऑल इंडिया सर्विस होती है। तो इसी तरह अगर मान लो कोई और ऑल इंडिया सर्विस उनको क्रिएट करनी है सरकार को, तो राज्यसभा क्या करेगी, राज्यसभा में उसको स्पेशल मेजोरिटी से उसको कानून को पास कर दिया जाएगा। अगर वो पास हो जाता है नेशनल इंटरेस्ट में, उसको कानून को पास किया जाएगा, तो पास हो जाएगा, तो पार्लियामेंट के पास क्या हो जाएगी, पार्लियामेंट के पास एम्पावरमेंट आ जाएगी, एम्पावर हो जाएगी पार्लियामेंट, कि वो उसके ऊपर क्या बना सकती है, उसके ऊपर कानून बना सकती है, और उस जो सर्विस है, कौन सी सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस, वो क्रिएट कर दी जाती है और उसको क्रिएट कर दिया जाता है। तो ये पावर कैसे आएगी, अगर राज्यसभा उसको क्या करेगी, उसको कानून को, उसको बिल को, जो भी प्रोविजन है, जो ऑल इंडिया सर्विस नहीं बनाने के रिलेटेड जो प्रोविजन है, उसको अगर राज्यसभा स्पेशल मेजोरिटी से पास कर देती है, और उसको क्या कर देगा, नेशनल इंटरेस्ट में मानते हुए उसको क्या कर दिया जाएगा, पास कर दिया जाएगा, और जो पार्लियामेंट है वो उसको क्या कर देगी कि नई ऑल इंडिया सर्विस वहाँ पे बना दी जाएगी। तो ये था हमारा राज्यसभा के बारे में। ये हो गया हमारा आज का जो पार्लियामेंट का पूरा लेक्चर है वो हमारा खत्म हो गया है। कल हम करने वाले हैं, कल हमारी छुट्टी है, संडे है, परसों हम स्ट्रेटेजी के, उसके बाद हमारा मिडिवल हिस्ट्री हम स्टार्ट करने वाले हैं, और जो बुधवार को हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इंडियन पॉलिटी का, उसमें हम जो स्टेट लेजिस्लेचर है
उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, लोक विधानसभा क्या होती है, विधान परिषद क्या होती है, उन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको चैनल पर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, और कमेंट कीजिए अगर आपको लगता है कोई पॉइंट इसमें छूट गया हमारा तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसका आपको क्लैरिटी वगैरह पूरी हम प्रदान करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हमारे चैनल से जुड़ी जितनी वीडियोस हैं उन सभी का आपको जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।